हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। याद करो बच्चों, जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तब हमने अरिथमेटिक मीन का कांसेप्ट पढ़ा था, तो उसी से सिमिलर है कांसेप्ट किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, जो आज हमें लेक्चर में अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों देखो, हमारे सामने लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, अगर तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स, if 3 or more than 3 terms are in geometric progression, then all the numbers lying between the first and the last term are called geometric means between them। जिस तरीके से बच्चों हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ये पहला वाला टर्म है और अगर ये आखिरी वाला टर्म है तो इनके बीच के जितने टर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन होते हैं, प्रोवाइडेड ये सारे के सारे टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जमे हुए हों। वही चीज कही जा रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी कि अगर हमारे पास एक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि एक पहला टर्म है और एक आखिरी वाला टर्म है, तो इस पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म के बीच में टोटल जितने टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टर्म्स किसमें होंगे, वो सारे के सारे टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो होंगे ही, पर वो सारे के सारे टर्म्स ये दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये सारे के सारे टर्म्स ये दोनों टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन होंगे। देखो बोलने का मतलब क्या, मैं आपको ये समझा रहा हूं। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो हमारे पास मान लो पहला टर्म है a, ठीक है, और मान लो लास्ट वाला टर्म है b। अब ये दो टर्म्स के बीच में मान लो एक टर्म लिखा हुआ है g, एक टर्म इसके बीच में लिखा हुआ है g। अब ये a, g और b आपको बोला जा रहा है कि ये तीनों टर्म्स किसमें, gp में, ये तीनों के तीनों टर्म्स किसमें, gp में। Then this means that this capital G is the geometric mean of a and b। What it means? It means that this capital G is the geometric mean between A and B या of A and B, ठीक है। अब अगर मान लो ये सारे के सारे टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे तो हमें पता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है, तो G by A, what this implies is that G by A shall be equal to B by G, या हम ये बोल सकते हैं this implies G square will be equal to AB और G will be equal to under root of AB। जो हमने चीज पढ़ी है कि अगर ABC हमारे पास तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो we already know that B square is equals to AC या B is equals to root over AC। ये चीज हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का देखा था उसमें हम पढ़े हुए। अब यहाँ पर बेटा देखो, ये तो अपनी कहानी हो गई अगर मान लो सिर्फ तीन टर्म्स। इमेजिन करो अगर मेरे पास पहला टर्म A होता, लास्ट वाला अगर मान लो मेरे पास टर्म B होता और इसके बीच में G1, G2, G3, G4, G5 ऐसा करते करते Gn तक टर्म्स जमे हुए हैं। इसके बीच में मेरे पास Gn तक बेटा मान लो अगर टर्म्स जमे हुए हैं तो इसमें होता क्या बेटा, इसमें आप ये सोचो कि अगर ये पहला टर्म है तो जो सेकंड वाला टर्म होता, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तुम्हें क्या लगता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखो 1 से लेकर n तक तो यही लिखे हुए, तो ये n टर्म्स तो ये बीच वाले हो गए और इसके अलावा एक और दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने पास आ गए n+2। अब क्योंकि पहला वाला बेटा जो टर्म है, पहला वाला टर्म जो है बेटा, क्योंकि वो अपने पास स्मॉल a दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट द कॉमन रेशियो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज r, ठीक है, मान लेते हैं। तो G1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, AR, हमें पता है ये चीज। G2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AR², G3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी AR3। अब आप यहाँ पे देखो 1 है तो R की पावर 1 आ रहा है, 2 है तो R की पावर 2 आ रहा है, 3 है तो R की पावर 3 आ रहा है। इस तरीके से Gn क्या होगा, Gn will be equal to A into R raised to the power n, और ये जो कांस्टेंट टर्म B है, इस b की वैल्यू फिर कायदे से बोलो कितनी होनी चाहिए, इससे एक और, तो a into r raised to the power n+1। ये देखो, ये इस तरीके से जो पैटर्न बदल रहा है बेटा, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा है, तो r क्या हो रहा है, r मल्टीप्लाई होते जा रहा है सारे टर्म्स में, तो जो लास्ट वाला टर्म b होगा दिस विल बी इक्वल टू a into r raised to the power n+1। ठीक, अब अगर हमारे पास बेटा ये वाली चीज आ चुकी है, तो आप सोच के मुझे बताओ कि कॉमन रेशियो एक्चुअली होगा क्या। कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू b by a, ये वाला a को यहाँ नीचे ले आते हैं, तो b by a raised to the power 1 by n+1। सोच के देखो, यहाँ पर पावर n+1 था
तो उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/n+1। तो कॉमन रेशियो की मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब याद करो बेटा, याद करो, देखो मैं अगले 2 पॉइंट तो आपको नीचे वाले समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले आप एक चीज याद करो। हमने एक चीज पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन के टाइम पे, क्या था वो? हमने ये देखा था कि अगर दो टर्म्स के बीच में, मान लो अगर a और b के बीच में अगर मैं n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करता हूं, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती थी कि वो जो n अरिथमेटिक मीन्स होते हैं उन सबका बच्चों जो सम होता है, वो जो n अरिथमेटिक मीन्स होते हैं उन सबका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स अ सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। याद करो a1 plus a2 plus a3 ऐसा करके an तक अगर ये अरिथमेटिक मीन्स थे तो इन सबका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स अ सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, जो होता है n into a plus b/2। अगर आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं, आपको अलग-अलग लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। उसमें जिस लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का कांसेप्ट बताया है वहां पे ये वाली चीज आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। बट आई बिलीव आप सबको ये चीज ऑलरेडी याद होगी। तो अब देखो सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मान लो सिमिलरली मैं यहां पर देखूं कि हमारे पास G1 से Gn तक ये चीजें जुड़ी हुई हैं। अब देखो अरिथमेटिक वाली बेटा जब चीज थी तो मैंने सारे के सारे मीन्स का क्या निकाला था, सम निकाला था। जब अरिथमेटिक वाली चीज थी, जब अरिथमेटिक मीन में बोल रहा था, तो अरिथमेटिक मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो अरिथमेटिक मीन्स में मैंने सबका सम निकाला था, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है। हम ऐसा करते हैं कि ये G1 से Gn तक का एक बार प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि होता क्या। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G1 multiplied by G2 multiplied by G3 multiplied by G4 and so on up to multiplied by Gn। अगर हम इन सबका बेटा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें तो देखो a ऐसा करते कहां तक, n टाइम्स तक, ऐसा करते कहां तक, n टाइम्स तक। तो a की पावर में क्या होगा बोलो, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा करते हुए n टाइम्स तक। अगर मैं सबको प्रोडक्ट करूंगा तो 1 1 1 1 1 1 n तक जुड़ेगा तो a की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और r की पावर देखो, r की पावर देखो, r की पावर में क्या आएगा, यहाँ पे r की पावर 1 है, इधर r की पावर 1 है, फिर इधर r की पावर 2 है, इधर r की पावर 3 है, इधर r की पावर 4 है, ऐसा करते हुए n तक। तो जब सारे के सारे बेटा पावर्स ऐड होंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करते हुए n तक, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करते हुए n तक। समेशन n क्या आ जाएगा, समेशन n। और समेशन n होता क्या है, समेशन n होता है बेटा n × n + 1/2। समेशन n होता है कि n × n + 1/2। अगर इसको मान लो आपको बेटा समझने में दिक्कत आ रही है, मैं लिख देता हूं। देखो G1 है बेटा a × r, G2 है बेटा a × r², G3 है बेटा a × r³, G4 है a × r⁴ और ऐसा करते हुए a × r�n तक। तो देखो ये a1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसा करते हुए n तक। तो 1 1 1 1 ऐसा जुड़ेगा तो a की पावर n आ गया। और यहाँ देखो r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 4। तो जब सब मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा करते हुए n तक ये चीज आ जाएगी। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, n × n + 1/2 होती है। अब जैसे ही बेटा मेरे पास इस पूरे की ये वैल्यू आ गई, अब तो मुझे ये बताओ कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। कॉमन रेशियो की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बेटा कैलकुलेट की हुई है। और कॉमन रेशियो की वैल्यू है क्या, कॉमन रेशियो की वैल्यू इज इक्वल टू b/a⁴ तो जैसे बेटा इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो चीज लिखी हुई है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, a⁴n, r की पावर में n × n + 1/2। तो देखो r क्या है, r है b/a⁴। अब देखो यहाँ पे ये b/a⁴ 1/n + 1 है। और इस पूरे का पावर, ये r की पावर में क्या था, r की जगह पे तो मैंने ये वाली चीज रख दी, r की पावर में क्या था, n × n + 1/2, n × n + 1/2। ध्यान से बेटा अगर आप देखोगे तो ये वाला n + 1 और ये वाला n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा a⁴n टाइम्स b/a⁴n/2, b/a⁴n/2। अब ये जो चीज आई बेटा वो क्या आई, देखो ये a⁴n है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी a है जिसका पावर n/2 है। तो नेट मेरे पास ये बचेगा a⁴n/2
टाइम्स b रेज टू द पावर n बाय 2, जिसको मैं एक्चुअली लिख क्या सकता हूं बेटा, अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं, अगर मान लो बेटा इसको मैं यहां पर लिखूं, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं that the product of n geometric means g1 g2 g3 so on up to gn, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बताओ किसके बराबर आया, a into b रेज टू द पावर n by 2, a into b रेज टू द पावर n by 2। या इसको बोलो हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बेटा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ab रेज टू द पावर n, अंडर रूट ऑफ ab रेज टू द पावर n। और इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसका एक्चुअली मतलब क्या, आप याद करो बेटा, जब a और b के बीच में बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया था, सॉरी जब a और b के बीच में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, रूट ab आई थी। जब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया था तो उसकी वैल्यू आई थी रूट ab, और ये वही तो रूट ab का पावर n। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, आप लोग इसको बेटा नोट कर लो, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, दैट द प्रोडक्ट ऑफ n geometric means inserted between a and b, the product of n geometric means inserted between a and b is equal to a single geometric mean inserted between a and b raised to the power n, is equal to a single geometric mean inserted between a and b raised to the power n। अगर मान लो उस a और b के बीच में एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया होता तो उसका पावर n, ये जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये काफी बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना। अब यहाँ पर बेटा देखो नोट पॉइंट में क्या है, अच्छा इससे आप एक चीज और भी रिलेट कर सकते हो, जैसे आपके पास अरिथमेटिक मीन वाले में क्या आया था कि n अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होता था वो होता था n टाइम्स अ सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाले में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल्स टू अ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b रेज्ड टू द पावर n। वहां n मल्टीप्लाई हो रहा होता था, यहाँ n पावर में आ गया, वहां पे n बेटा अरिथमेटिक वाले में मल्टीप्लाई हो रहा होता था सिंगल अरिथमेटिक मीन के, यहाँ पर जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है उसके पावर में n आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो अपने पास जो नोट पॉइंट है वो नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। याद करो हमने अरिथमेटिक मीन क्या देखा था, n पॉजिटिव नंबर्स का, n पॉजिटिव नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन था वो हमारे पास था a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on till an divided by n। हमने क्या देखा था, a1 plus a2 plus a3 plus a4 ऐसा करते हुए an तक डिवाइडेड बाय n, ये चीज हमने देखी। और यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में आ जाएगा a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 मल्टीप्लाइड बाय a3 मल्टीप्लाइड बाय a4, ऐसा करते करते कहां तक, an तक सबको मल्टीप्लाई किया, रेज टू द पावर 1 बाय n। तो अगर आपसे बोला जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन हमें n पॉजिटिव नंबर्स का निकालना है, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन n पॉजिटिव नंबर्स का निकालना है, तो वो अगर पॉजिटिव नंबर्स a1 से an तक हैं तो उन सब का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1 बाय n होगा। और एक चीज हमें आखिरी जो ध्यान रखनी है, जो बहुत लॉजिकल है और आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे, that if a and b are two numbers of opposite sign, अगर मान लो a और b हमारे पास दो अलग अलग नंबर हैं with opposite sign, मतलब कि मान लो अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव, या अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव, तो बोला जाता है then geometric mean between them does not exist। क्यों भाई ऐसा? सिंपल सा रीजन है ना यार, कि अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो देखो जी स्क्वायर की वैल्यू होती है a इंटू बी, जी स्क्वायर की वैल्यू होती है a इंटू बी। अब जी स्क्वायर क्या होता है, जी स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जी स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और राइट साइड में देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। इस वजह से आपके पास अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना बोला जाता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। बेटा देखो एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि जनरली जब हम बोलते हैं कि a, g और b, जब हम जनरली बोलते हैं कि a, g और b, अगर बेटा ये तीन टर्म्स आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, दैट g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab, ठीक है। लेकिन अभी जैसे देखो आपने पिछले बार में देखा होगा, मैंने अभी जस्ट लिखा था g इज इक्वल्स टू रूट ओवर ab, g इज इक्वल्स टू रूट ओवर ab, लेकिन आप सबको ये चीज पता है कि जनरली हम रूट ओवर ab लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली बेटा जो होता है वो आता है प्लस माइनस रूट ओवर ab, है ना। g की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, g की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कैसे? इमेजिन करो बेटा, अगर मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है,
इसमें अगर मान लो बेटा मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, अगर मान लो कॉमन रेशियो में 2 रखता हूं तो 2 के बाद यहां आएगा 4 और यहां आएगा 8। ठीक है, तीनों के तीनों टर्म्स जीपी में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बिल्कुल सही। लेकिन अगर बेटा कॉमन रेशियो मान लो मेरे पास -2 होता तो मेरे पास आता है 2, फिर यहां आता -4 और फिर यहां आता 8। सोच के देखो, अगर कॉमन रेशियो -2 है तो 2 में -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4, -4 -2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8। अभी भी अगर ये तीन टर्म्स, अभी भी बेटा अगर ये तीन टर्म्स मेरे पास जीपी में दिए हुए हैं तो आप बाय डेफिनेशन देखो ध्यान से कि पहले और आखिरी वाले टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स होते हैं, पहले और आखिरी वाले टर्म्स के बीच में जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा, वो सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं वो किस में अरेंज्ड होते हैं, वो सारे के सारे टर्म्स बेटा जो होते हैं वो एक तो जीपी में होते हैं, साथ ही में उनके ज्योमेट्रिक मीन भी होते हैं, साथ ही में वो सारे के सारे टर्म्स उनके ज्योमेट्रिक मीन भी होते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए जो ज्यादा इफेक्टिव है तरीका लिखने का वो होता है प्लस माइनस रूट ए बी, बिकॉज दिस प्लस एंड माइनस साइन विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो, द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो। अब बेटा आप इमेजिन करो, मान लो अगर अपन एक सिंपल से सवाल के साथ स्टार्ट करें जस्ट टू गेट विद द कांसेप्ट। ठीक है, तो मान लो बेटा अगर हमारे पास बोला जाता है कि मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास मान लेते हैं 160, एक नंबर है 5 और एक नंबर है मान लो मेरे पास 160। और अगर बेटा मुझे ये बोला जाता है कि 5 और 160 के बीच में 5 अलग-अलग जीएम्स को इंसर्ट करो, 5 अलग-अलग जीएम्स को इंसर्ट करो, या इसको हम ऐसा बोल दें कि इसके बीच में G1, G2, G3, G4, G5 को इंसर्ट करो, G1, G2, G3, G4, G5 को इंसर्ट करो। अब बोलने का क्या मतलब, ये बात तो आपको समझ में आती है कि अगर बेटा हम 5 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज होगी, ये पूरी की पूरी सीरीज किस में आ जाएगी, जीपी में आ जाएगी। और मुझे एक चीज और पता है बेटा कि अगर मेरे पास कॉमन रेशियो r है, अगर मेरे पास कॉमन रेशियो r है तो जीवन जो होगा वो क्या आ जाएगा 5r, ये हो जाएगा 5r², ये हो जाएगा 5r³, ये हो जाएगा 5r⁴, ये आ जाएगा 5r⁵ और ये 160 will be equal to 5 into r⁶। बाय कंसेप्ट जाना है बेटा, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट बाय कंसेप्ट आपको जाना है कि भाई सब जीपी में जमे हुए तो इस तरीके से होगा। और ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, 160 की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से बेटा हम देख सकते हैं कि 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 3 से 15 होता है 32। r⁶ की वैल्यू बेटा मेरे पास 32 आ रही है, मुझे 32 बताओ क्या पता, 32 is actually 2⁵, 32 is actually 2⁵। इसकी वैल्यू बेटा r⁶, इसकी वैल्यू बेटा r⁶। तो यहां से अपने पास r की वैल्यू आ गई 2⁵/5/6, यहां से अपने पास r की वैल्यू क्या आ गई 2⁵/5/6। और जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज आई, अगर मान लो अब मुझे ये निकालना है तो क्या ये सारे के सारे जीएम्स में बहुत इजीली अलग से एक-एक करके ये वैल्यूज को डाल के निकाल सकता हूं। तो देखो अपना सिंपल सा बेटा कंसेप्ट है, धीरे-धीरे अपने को आगे बढ़ना है। भले प्रोग्रेशन से बेटा 4 लेक्चर ज्यादा लग जाएगा, कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है, तुम अभी 11th में ही हो, कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए। एक सवाल बेटा देखो अपने सामने लिखा हुआ है, if a1, a2 be the 2 AMs and G1, G2 be the 2 GMs। AM क्या है, अरिथमेटिक मीन, और GM मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। Between two numbers A and B, then A1 plus A2 divided by G1 multiplied by G2 equals। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B और इनका अरिथमेटिक मीन बेटा है A1 और A2। If A1 and A2 be the two arithmetic means, तो अब आप मुझे ये बताओ कि A1 plus A2 क्या होगा। हमने बेटा एक क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर A और B के बीच में n अगर हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, जहां पे फिलहाल n की वैल्यू 2 है, अगर हम n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं फिलहाल जहां पे n की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या देखा था कि उन n अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होता है that is actually equal to n times the single arithmetic mean between a and b, जो कि होता है a plus b by 2। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, क्योंकि हमें पता बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो मेरे पास a1 plus a2 की वैल्यू आ गई a plus b। This is
बाय दैट प्रॉपर्टी, जो हमने अरिथमेटिक मीन में ऑलरेडी पढ़ी हुई। अब अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि अगर मान लो बेटा a और b के बीच में g1 और g2 ये दो हमारे पास मान लो ज्योमेट्रिक मीन है, तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर ज्योमेट्रिक मीन्स को, अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स को आप इंसर्ट करते हो जहां पे n की वैल्यू 2 है, अगर आप n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करते हो बिटवीन a एंड b, तो उन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट दैट इज g1 multiplied by g2 is actually equal to root over ab raised to the power n, जहां पे n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये रूट ओवर ab का स्क्वायर आ जाएगा ab, मतलब कि g1 into g2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई ab, और a1 plus a2 की मेरे पास वैल्यू है a plus b। तो आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है a1 plus a2 divided by g1 into g2, तो a1 plus a2 कितना है a plus b divided by g1 into g2 कितना है ab। ये जो होना चाहिए बेटा ये मेरे पास मेरा आंसर होना चाहिए, which is I think correct option is option C। तो बाय प्रॉपर्टी बेटा अपने को जाना है। I am again repeating my words, easy question है मैं मानता हूं, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई जरूर बेटा आपको अपनी प्रॉपर्टी एक बार थोड़ी सी रिवाइज तो हो गई होगी, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो तुमको आसान लग रहा है। इमेजिन करो बेटा अगर सवाल होता, मैं इसी सवाल को मॉडिफाई करता हूँ चलो तुम्हारे लिए। मान लो अगर बेटा सवाल होता a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 plus a6। मान लो मैंने a1 से लेकर के a6 तक, मान लो अगर मैंने a1 से लेकर के a6 तक 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए होते, और अगर मैं तुमसे पूछ रहा होता इस पूरे का सम डिवाइडेड बाय g1 g2 g3 g4 g5 g6, इन छयों का प्रोडक्ट अगर मैं तुमसे ये वाली बेटा वैल्यू पूछ रहा होता तो बताओ इसमें तुम क्या करते। तुम्हें ये चीज पता होती, क्या चीज, कि भाई a1 से a6 तक का जो सम होता, a1 से a6 का जो सम होता दैट should have been actually 6 into n into single arithmetic mean between a and b, तो आ जाता 6 into a plus b by 2। ये चीज आ जाती, जो फिलहाल तुम्हारे पास 2 into a plus b by 2 आया था वो 6 into a plus b by 2 आता। और अगर हम यहाँ पे इनका प्रोडक्ट देख रहे होते तो इनका बेटा प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाता, रूट ओवर ab raised to the power 6, raised to the power n होता है, तो यहाँ पे रूट ओवर ab raised to the power 6। तो अगर इसका बेटा हम रेशियो पूछ रहे होते तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 6, यहाँ 3 आ जाता, तो यहाँ अपने पास आ जाता 3 times a plus b डिवाइडेड बाय रूट ओवर ab का पावर 6, मतलब क्या आ गया ab का होल क्यूब। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाता। अब देखो इसी सवाल में ये मॉडिफाइड वर्जन, यही चीज अपने को बेटा सीखनी है। अपने को अगर जेई मेंस और जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है तो हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हम सवालों को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास लिखा जरूर ये सवाल है लेकिन अगर कुछ और आया होता तो मैं कैसे करता। और यही चीज बेटा तुम्हारे फिजिक्स में भी वैलिड है। फिजिक्स में भी जब तुम एक सवाल बनाते हो तो ये चीज वैलिड है। आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा बेटा, बिना दिमाग चलाए काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो बेटा देखो अपने पास सवाल लिखा हुआ है, इफ द am एंड gm बिटवीन टू नंबर्स बी 5 एंड 3, अगर दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन 5 है और ज्योमेट्रिक मीन 3 है तो हमें बेटा बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। देखो let us assume that the two numbers are a and b। अब अगर बेटा दो नंबर्स a और b हैं और अगर आपको बोला जाता है कि दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन जो है वो 5, दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है 5 है, तो यहां से बेटा हम बताओ क्या चीज बोल सकते हैं। यहां से हम बेटा बोल सकते हैं दैट 5 इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस b बाय 2, या बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि 2 into 5 इज इक्वल टू a प्लस b, या हम बोल सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू a प्लस b। ये चीज बोल पाना बहुत आसान। और इमेजिन करो अगर आपको बेटा बोला जाता है दैट 3 is the geometric mean between a and b, that 3 here is the geometric mean between a and b, तो हम क्या बोल सकते हैं that 3 का square will be equal to a into b, ये चीज मैं बोल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 9 is equals to ab,
9 इज इक्वल टू ए बी। अब देखो बेटा ए और बी में एक रिलेशन ये है, ए और बी में एक रिलेशन ये है। अब अगर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो ये बात तो बेटा बिल्कुल अपने पास सही है, ये बात तो बेटा बिल्कुल अपने पास सही है कि इसे सॉल्व तो किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो अगर मान लो बेटा मैं यहां से आपको बोलता हूं कि हम b को लिख लेते हैं 9/a, हम b को लिख लेते हैं यहां से 9/a और इसको यहां पर पुट कर देते हैं, इसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखो 10 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी a प्लस b की जगह लिख लिया मैंने 9/a। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा 10a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9। सोच के देखो, या तो दोनों साइड पूरा का पूरा a से मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये चीज आ जाएगी 10a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9। या हम बेटा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a, तो ये माइनस 10a हो गया और प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस 9 माइनस 1 a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया a माइनस 1 और a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 1,9, a की वैल्यू आ गई 1,9 और अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 9 आएगी, अगर a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 1 आएगी। सो बेसिकली द टू नंबर्स आर are 1 and 9। 1 और 9 बेटा जो वो दो नंबर हैं जिनका अरिथमेटिक मीन कितना है 5 है ना। अरिथमेटिक मीन अगर 5 होगा तो बताओ जो तीन टर्म्स आपके पास एपी में होंगे उनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4 का आएगा, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है 3 है, जिसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में होंगे तो 3 का आएगा। 3/1 भी 3 होता है, 9/3 भी 3 होता है। तो हमें बेटा एक एक सवाल इस बारीकी से बनाना है। इस चीज को बेटा सोचने का एक बहुत सुंदर कंसेप्ट और है, अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट बेटा इस चीज को सोचने का और है। आप ऐसा सोचो कि अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू 0। अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस a इंटू x माइनस b इक्वल्स टू 0, जहां पर बच्चों a और b क्या है वो दो नंबर्स, a और b वो दो नंबर्स है जो मुझे निकालने। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दो रूट्स होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू x और प्लस ab इज इक्वल टू 0। सॉल्व होने के बाद ये आएगा। अब आप देखो हाउ ब्यूटीफुली दिस इज रिटन दैट इट इज एक्चुअली x स्क्वायर माइनस, आप मुझे ये बताओ बेटा अरिथमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का, अरिथमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का वो क्या होता है a प्लस b बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन बेटा जो होता है दो नंबर्स का वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ ab। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बेटा दो नंबर्स का वो होता है अंडर रूट ऑफ ab। या मैं ये बोल सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है ab। ज्यादा बेटर बोलने का तरीका ये। यहां देखो ये जो a प्लस b लिखा हुआ है बेटा, क्या इसको मैं ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू x बोल सकता हूं, और यहां पे जो प्लस ab लिखा हुआ है बेटा इस ab को क्या मैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बोल सकता हूं। सोच के देखो, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट बेटा जो शायद मुश्किल है किसी किताब में मिलना। अब यहां से बेटा मुझे ये बताओ कि अरिथमेटिक मीन एक्चुअली हमारे पास क्या दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज एक्चुअली 5, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 into 5 तो 10x और प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या था 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन और देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट बेटा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बेटा पूरे के पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ने वाले हो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो इमेजिन करो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b बेटा मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो आप मुझे ये बताओ कि उनका अरिथमेटिक मीन एक्चुअली होगा क्या। अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b विल बी a प्लस b बाय 2, कोई शक नहीं इतना। और ज्योमेट्रिक मीन बेटा क्या होगा हमारे पास a और b अगर दो नंबर्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ ab।
assuming that both a and b are positive, और हम मान के चल रहे हैं कि कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मान लो कॉमन रेशियो नेगेटिव हुआ, अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव हुआ और अगर मान लो मुझे यहाँ पे माइनस रूट ए भी लगाना पड़ा, तो ये तो ऑटोमेटिकली यार हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव that a plus b by 2 is greater than root ab. We have to prove that a plus b by 2 is greater than root ab. So let us calculate the value of let us calculate the sine of am minus gm. हम ऐसा करते हैं कि am minus gm निकाल के देखते हैं। अगर मान लो am minus gm 0 से बड़ा आ रहा होगा, अगर मान लो am minus gm बेटा मेरे पास 0 से बड़ा या उसके बराबर आ रहा होगा, तो मुझे जो चीज प्रूव करनी वो आ जाएगी। और अगर मान लो बेटा ये 0 से छोटा आ रहा होगा, मतलब कि हमारा जो या तो सवाल गलत है या हमने जो सॉल्व किया है वो गलत है। तो हम ऐसा करते हैं बेटा, इसकी साइन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो am हमारे पास है a plus b by 2, am क्या है हमारे पास a plus b by 2, और gm हमारे पास क्या है बेटा, gm हमारे पास है अंडर रूट ऑफ ab। तो अगर मैं a plus b by 2 में से अगर मैं आपको बोलता हूं कि माइनस कर दो रूट ab, तो बताओ इसका साइन क्या होगा। तो तुम्हें लगेगा सर ये आपने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a plus b और एलसीएम ले लेते हैं, तो -2 रूट ab अपॉन 2, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। और जैसे ही बेटा मैंने ये लिखा तुरंत का तुरंत हमारा दिमाग चलना चाहिए और हमारे दिमाग में बेटा ये ख्याल आना चाहिए कि सर इस a को तो हम अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और सर b को भी हम अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सोच के देखो, a को मैंने बोला लिखो रूट a का होल स्क्वायर और b को मैंने बोला लिखो रूट b का होल स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a और b तो पॉजिटिव है ना। तो अगर a और b पॉजिटिव है तो मैं रूट a और रूट b लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखो रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ab अपॉन 2। क्या इस चीज को बेटा मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि दिस इज नथिंग बट रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, या रूट b माइनस रूट a का होल स्क्वायर, या तुमको जैसे लिखना हो वैसे लिखो, b प्लस a माइनस 2 रूट ab, a प्लस b माइनस 2 रूट ab, आएगा तो वही चीज, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हें जो लिखना हो वो लिख सकते हो, लेकिन आएगा तो कुछ इसी फॉर्मेट में, दोनों का मतलब तो सेम ही है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में तो बेटा दोनों जगह 2 है, डिनोमिनेटर में तो बेटा दोनों जगह ही 2 है। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये जो लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी होती है। Perfect square can never be negative. It is always non-negative, which means it can either be 0 or it can be greater than 0, but it cannot be less than 0. तो आपके पास बेटा ये वाली जो चीज है, it will always be greater than 0 या equal to 0. तो अगर हम बेटा यहाँ पर देखें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि am minus gm की जो वैल्यू आ रही है, this will be greater than or equal to 0. क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि बेटा ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से बेटा अपने पास आ गया am is greater than or equal to gm, one of the most important results of this chapter। या मैं ऐसा बोलूं कि इनइक्वालिटीज अगर आपको जनरली बेटा सॉल्व करनी है तो ये वाला इनइक्वालिटी कम्स एट द टॉप। अगर आपको बेटा इनइक्वालिटीज में इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने हैं तो दिस इनइक्वालिटी कम्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। और यहां पर बेटा देखो ये इक्वालिटी कब आएगी, व्हेन विल बी am इक्वल टू gm। तो आप ऐसा सोच के देखो कि अगर बेटा हमारे पास a और b सेम आ गया, if both numbers are same, तो मुझे बताओ बेटा अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा। अगर मान लो a और b दोनों इक्वल, हैं तो b की जगह अगर मैं a रख दूं तो a प्लस a बाय 2, इसकी वैल्यू आ गई a के बराबर। और यहाँ पर देखो b की जगह a रख दूं तो रूट ओवर a स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आ गई a के बराबर।
AM और GM बेटा देखो दोनों सेम कब होगा, दोनों के दोनों ये सेम तब होंगे जब दोनों के दोनों नंबर्स भी सेम हो जाए। इस रिजल्ट को बेटा हमें बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, किसी कीमत में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ये रिजल्ट भूल जाए। रिजल्ट क्या है कि अगर दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स में अरिथमेटिक मीन उनका जो होगा वो हमेशा और हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों लिए गए नंबर्स क्या हो जाएं, सेम हो जाए। तो बेटा अब हम 3 4 5 सवाल बढ़िया से बना के देखते हैं, ठीक है। ये सवाल जरूर आपके लिए आपको हो सकता है आसान लगे, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि अगर हमें बेटा सवाल आसान लग रहा है इसका मतलब कि हमारा कांसेप्ट स्ट्रांग हो चुका है। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/4। अगर मान लो एक नंबर है 4, अगर मान लो बेटा एक नंबर है 1/4 और मुझे अगर बेटा बोला जा रहा है कि इनके बीच के 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो होंगे, मान लो G1, G2 और G3। बहुत आसान सा बेटा सवाल है, प्रॉपर्टी वापस से मैं आपकी चेक कर रहा हूं कि आपको समझ में आई है यानी G1, G2, G3 का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। तो हमें क्या पता है that the product of the geometric means is actually root over a into b, मतलब कि आपके पास आ गया root over 4 into 1/4 raised to the power n। n यहाँ पे कितने 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 4 into 1/4 कितना होता है 1, रूट ओवर 1 भी क्या होता है 1 और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ द अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन। अगर अरिथमेटिक मीन है ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन का, दो नंबर्स a और b के लिए, तो हमें a:b का रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ पर बेटा वापस हम कांसेप्ट से चलेंगे, सिंपल कांसेप्ट से चलेंगे। मान लो दो नंबर्स है a और b, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन इनका क्या आएगा बेटा, वो आएगा a plus b/2। अरिथमेटिक मीन विल बी a plus b/2 और इनका बेटा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ab। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ab। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इफ अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स a and b, then a:b will be, a:b बताओ कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बेटा बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि देखो अगर हमें बोला जाता है अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, तो am is equals to 2 times of gm। अरिथमेटिक मीन is equals to twice the geometric mean। तो यहां से आ गया a plus b/2 is equals to 2 times root ab is equals to 2 times root ab। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाले 2 को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर बना लेंगे 4। अगर बेटा मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं, तो बोलो क्या हासिल होगा, यहां से a plus b का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 विल बी इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा यहाँ पे ab, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ab। और इसे बेटा जब हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बेटा मैं उधर लेके जा सकता हूँ 16 को, तो ये आ गया मेरे पास 16 ab के बराबर। a plus b का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया 16 ab के बराबर। यहां से बेटा बोलो मैं क्या बोल सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 16 ab के बराबर। या हम यहां से बेटा बोल सकते हैं दैट a स्क्वायर माइनस 14 ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 14 ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम बेटा a और b की वैल्यू, अगर बेटा मैं मान लो a की बोलता हूं वैल्यू निकालना, इमेजिन करते हैं ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है वो a में है एंड लेट अस अज्यूम दैट b जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है। तो यहां से बताओ बेटा a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू माइनस b, तो अपने पास आ जाएगा 14b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, तो 14b का स्क्वायर मतलब 196b स्क्वायर और माइनस 4a c की जगह पे अपने पास आ जाएगा 20, ये अपने पास आ जाएगा। और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा बेटा 2, अपॉन में बेटा आ जाएगा अपने पास 2। यहां से जैसे इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा ये आएगा 14b प्लस माइनस, अब देखो 196b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर कितना बचेगा, 192b स्क्वायर, b स्क्वायर है तो b तो आ गया बाहर। अब अंदर बचा रूट ओवर 192, अंदर क्या बचा रूट ओवर 192। सोच के देखो 192 मतलब कितना है, ये होगा बेटा 2 into 96, ठीक है। और अगर ये 96 है तो ये होगा अपने पास 2 into 48 और 48 अगर लिखा हुआ है तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 24, 2 into 24। और इस 24 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 into 12 और इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 6
और इस 6 को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 into 3। ये इसका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, 2 into 2 into 2, 8 तो आ गया बाहर। तो अपने पास 8 तो आ गया बाहर और रूट के अंदर क्या बच गया, 3 बच गया और डिनोमिनेटर में 2 मेरे पास वैसे का वैसा लिखा हुआ। तो क्या इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं 7 प्लस माइनस 4 रूट 3 और इसके साथ है b, यहां पर है a। हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, a is to b हमसे पूछा जा रहा है। a is to b बोलो कितना होगा, मेरे पास बेटा a is to b की वैल्यू आ रही है 7 प्लस माइनस 4 रूट 3, 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। अब यहां पर बेटा देखो रूट 3 कितना होता है, रूट 3 होता है 1.732, रूट 3 होता है 1.732। 1.732 अगर बेटा 4 से मल्टीप्लाई होगा अप्रोक्सीमेटली, एक बार देख लेते हैं कितना आता है। तो 4 into 3 बेटा आ जाएगा 22 कैरी 1, 4 7 से 28 और 129, 9 कैरी 2 और 4 1 4 और 2 6। ठीक है, तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाई भी पॉजिटिव ही है। लेकिन बेटा हमें यहाँ पे बोलो क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली बोली गई है कि a इज एक्चुअली ग्रेटर देन b, a इज एक्चुअली ग्रेटर देन b। तो अगर a की वैल्यू बेटा b से बड़ी है मतलब a by b जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, a by b जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। जब आप 7 माइनस 4 रूट 3 करोगे ना बेटा तो वो 1 से छोटा आएगा, पॉजिटिव जरूर आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। अभी जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो वो 6.9 समथिंग आ रहा था, तो 0 से तो जरूर ये बड़ा आएगा 7 माइनस 4 रूट 3, लेकिन 1 से छोटा आएगा। इसलिए बेटा यहाँ पे माइनस वाला जो है वो मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा और 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 मेरे पास आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा देखो जिन तरीके से ऑप्शंस जमे हुए ऐसे ऑप्शन में मेरे पास देख पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो एक बार इसको हम जल्दी से रैशनलाइज करके बेटा देख लेते हैं। देखो रूट 3 प्लस 2 है, रूट 3 माइनस 2 है। अगर मैं यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 से मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास बोलो क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी बेटा अगर मेरे पास ऊपर होल स्क्वायर बन गया तो वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में मेरे पास बेटा बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो क्या ये इससे मैच होगा, क्या ये इससे मैच नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन अगर मैं देखो इसको बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 से, तो देखो a प्लस b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 2 4 into रूट 3 और अपॉन में बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1। क्या ये इससे मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल ये इससे मैच हो रहा है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी बेटा बढ़िया सवाल था। क्यों बढ़िया सवाल था, क्योंकि देखो आंसर निकला इस फॉर्मेट में लेकिन दिया हुआ था ऑप्शन इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे भी हमको कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शंस को हमें मैनिपुलेट करके देखना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। दूसरी खास बात बेटा देखो इस सवाल की क्या है कि जब मैंने एएम और जीएम का कंसेप्ट लगाया तो यहाँ पर पहुंच के बेटा कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है ये सॉल्व ना है। कई बार ये नेगेटिव अपने को फीलिंग आती है कि हो सकता है ये मुझसे सॉल्व ना हो, लेकिन अगर मुझे a is to b निकालना था तो मुझे एक चीज दिख रही थी कि मैं a को b के टर्म्स में लिख सकता हूं और फिर मैं a by b का रेशियो भी निकाल सकता हूं। तो थोड़ा सा अपने को अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखना है और कोई भी बेटा सवाल हो अगर हम कंसेप्चुअली उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो सवाल सॉल्व होगा ही होगा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ वन अरिथमेटिक मीन कैपिटल A and two geometric means p and q be inserted between two given numbers, then p square by q plus q square by p equals। हमें क्या बोला जा रहा है, मान लो हमारे पास बेटा दो नंबर्स हैं a और b। मान लो बेटा हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b। अब आपको क्या बोला गया, इनके बीच में अगर मैंने एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, मान लो कैपिटल A is the arithmetic mean that I have inserted between small a and small b। तो मुझे क्या पता है बेटा कि कैपिटल A will be equal to a plus b by 2, ये चीज मुझे पता है। अब बोला जा रहा है and two GMs p and q is inserted। अब मान लो अगर ये दोनों नंबर्स के बीच में मैंने दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए होते p और q, तो आपसे बेटा बोला जा रहा है then p square by q plus q square by p की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज मुझे बतानी है। अब देखो अगर बेटा मुझे ये चीज बतानी है तो आप ऐसा सोचो कि अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज का मान लेते हैं कॉमन रेशियो r है, तो पहला टर्म तो a हो गया, दूसरा जो टर्म है p इसकी वैल्यू होगी a into r, जो तीसरा टर्म है q इसकी वैल्यू होगी a into r का स्क्वायर और जो बेटा चौथा टर्म है b इसकी वैल्यू होगी a into r का क्यूब।
इतने में तो बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने लिखी। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, मुझे इसकी वैल्यू बोली जा रही है निकालने के लिए। अब देखो अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा, अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप मुझे बताओ क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर मतलब कितना होगा, ए आर का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब कितना, ए आर का स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू में क्या है ए आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी, क्यू स्क्वायर मतलब कितना ए आर स्क्वायर का स्क्वायर बाय पी, पी की जगह पे ए आर, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो बेटा देखो आप यहां पर बहुत सिंपली देखो, ये जो आपके पास खुलेगा तो ये खुलेगा ऊपर ए स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस ये आपके पास बेटा खुलेगा ए स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है ए आर। ठीक है, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट गया, ए से ए स्क्वायर वाला टर्म कट गया, तो इधर तो मेरे पास बचा सिर्फ ए। और अगर मैं यहां पर बेटा देखूंगा तो देखो ये r से ये r की पावर 4 वाला टर्म कटा और r क्यूब बचा, और a से अगर मैं एक स्क्वायर वाला टर्म काट दूं तो मेरे पास बचेगा प्लस a r क्यूब, मेरे पास क्या बचेगा a r क्यूब। अब आप देखो a तो आपके पास ये पहला वाला टर्म और a r क्यूब एक्चुअली है क्या, a r क्यूब इज नथिंग बट इट इज b, दिस इज नथिंग बट इट इज b। तो इस पूरे की वैल्यू बेटा, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इस पूरे की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है a प्लस बी, इस पूरे की बेटा वैल्यू मेरे पास आ रही है a प्लस बी। और यहां से देखो मुझे क्या पता था, कैपिटल A की वैल्यू क्या थी, अरिथमेटिक मीन जो था कैपिटल A इसकी वैल्यू थी a प्लस बी बाई 2, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर ये a प्लस बी है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन बी, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। अगेन सवाल बेटा देख के कंफ्यूजिंग लग सकता है, सवाल अप्रोच हमेशा आपके बेटा सवाल का क्या रहेगा, जो जो स्टेप समझ में आते जा रहा है वो बस आप स्टेप करते जाओ, सवाल अटकेगा नहीं, रट्टा नहीं मारने में। अगेन अपने बेटा मैं जिस तरीके से खुद पढ़ा हूं मैं उसी तरीके से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, तुम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या करना है। कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, वो बनना तय है। अपने पास बेटा देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब हमारे सामने एक सीरीज लिखी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब यहां तक तो ठीक चल रहा था, अब आ गया 8 + 7 + 16 + 9 एंड सो ऑन, और इसमें 40 टर्म्स तक का सम, इसके 40 टर्म्स तक का सम की सीरीज क्या होगी। अगर मान लो ये इज ऑफ द फॉर्म 100x + 10y + z + m रेज़ टू द पावर p, तो हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे चीज की वैल्यू। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बेटा एक चीज बताऊं, ओरिजिनली मैंने जहां से ये सवाल देखा, ओरिजिनली मैंने जहां से ये सवाल देखा, ये सवाल सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिंगल करेक्ट ऑप्शन में था। लेकिन अगर मान लो सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपके पास दिया जाता है तो कई बार जज कर पाना बहुत आसान होता है कि किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। जब सेम सवाल को बेटा, ये इंटीजर टाइप है, जब सेम सवाल को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर टाइप में तो जज कर पाना उतना ही मुश्किल है, जज कर पाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे बेटा आप देखो ध्यान से, सीरीज हमारे सामने लिखी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 + 9 और इस तरीके से सीरीज। सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात बेटा देखो मेरे पास ये है कि ये 1, ये चलो 1 छोड़ो, 1 से मत देखो, तुम ऐसा देखो, तुम यहाँ देखो ये लिखा है 16 क्या होता है, 16 होता है बेटा 2 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा 16 से पीछे आओ देखो 8 लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा इससे पीछे आओ देखो 4 लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 2। अच्छा इससे पीछे आओ देखो 2 लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4। इस तरीके से एक सीरीज है जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में लिखा हुआ है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये एक सीरीज है जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में लिखा हुआ है। सोच के देखो, ये मुझे आसानी से दिख रहा है, मतलब कि क्या है, अगर इसमें टोटल 40 टर्म्स, अगर इसमें टोटल 40 टर्म्स हैं तो आपके पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये वाली सीरीज 20 टर्म्स तक होगी।
और 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4, ये वाली जो सीरीज ये भी 20 टर्म्स तक होगी, क्योंकि अल्टरनेट पैटर्न में लिखा हुआ है, तो ये 40 टर्म्स हो जाएंगे। अब देखो आपके पास बेटा ये जो मेन चीज थी, ये आपके पास मेन ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब हमारे पास सम क्या होता है, अगर इस सीरीज के 20 टर्म्स तक का मुझे सम निकालना है तो दैट विल बी 20/2 इनटू 2a, तो 2 into 1 प्लस 20 minus 1 into d, 20 minus 1 into d, तो 19 into कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो जैसे ही इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 2 से ये 20 कटा, यहाँ आया 10, तो ये बेटा सॉल्व होने के बाद मेरे पास आ जाएगा 10 into, देखो 19 into 2 कितना होता है 38, 38 plus 2 is 40, तो मेरे पास इसका सम तो आ गया 400, इसका बेटा मेरे पास सम तो आ गया 400। अब अगर मेरे पास ये वाली चीज आई 400, अब आप देखो अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करूं, तो देखो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है इसका सीरीज का सम होता है a into r रेज़ टू द पावर n, तो r बताओ क्या, कॉमन रेशियो 2 का है, तो 2 रेज़ टू द पावर कितने टर्म्स है 20, तो r रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन r -1, तो 2 -1, ये अपने पास आ जाएगा। 2 -1 क्या होता है, 1 होता है, तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से अपने पास ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 21 -2, 2 रेज़ टू द पावर 21 -2, और ये अपने पास कितना था 400 था, ये अपने पास 400 था, तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 400 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 21 -2, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 398 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 21, ये अपने पास बेटा आ जाएगा 398 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 21। अब यहां पर आप बेटा बहुत ध्यान से देखो, आपके पास बोला गया है कि ये जो सवाल आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, तो अगर ये 398 है मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए 3, y की वैल्यू बेटा होनी चाहिए 9, ठीक है, और z की वैल्यू बेटा अपने पास होनी चाहिए 8, तो देखो 3 into 100 हो जाएगा 300, और उसके बाद 9 into 10 हो जाएगा 90, और 8 आ जाएगा सिंगल नंबर पे, तो 398 तो आ गया, प्लस m रेज़ टू द पावर p, तो m की वैल्यू अपने पास आएगी 2 और p की वैल्यू अपने पास आएगी 21, तो अपने को क्या बोला गया कि इन सब का सम कितना होगा, तो देखो 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 21, ये अपने पास आ गया बेटा 43, इन सब का सम अपने पास आ गया 43। अब ओरिजिनली मैंने आपको क्या बोला बेटा, ये जो सवाल था ये सिंगल करेक्ट में था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिंगल करेक्ट, तो अगर मान लो आप ऑप्शन देखते इस तरीके का, अगर मान लो बेटा आप ऑप्शन देखते इस तरीके का, तो आपको डायरेक्टली बेटा क्लिक हो जाता कि ये एक एपी है और ये एक जीपी है, एपी और जीपी का मिक्स लिखा हुआ है, तो सीरीज देख के पहचानना आसान हो जाता। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, पेपर में आसान सवाल को इस तरीके से डाला जाता है कि वो सवाल आपको डिफिकल्ट लगने लगता है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसलिए जानबूझ के वैसा किया, मैंने ये नीचे जो तामझाम पूरा का पूरा लिखा है, ये पूरा का पूरा तामझाम सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। ओरिजिनल आंसर बेटा आपके पास यही था 398 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 21। अब अगर ये 398 था तो देखो उसको 398 को मैंने उस तरीके से ब्रेक कर दिया कि 300 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300, 9 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90 और 8, तो ये 398 आ गया, और इसके बाद आपका m रेज़ टू द पावर p, तो 2 रेज़ टू द पावर 21, तो आपने जैसे जोड़ा तो 3 और 9 12 और 8 20 और 22 और 21, अपने पास ये आ गया 43। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने अच्छे से बेटा ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट को देखा है, थोड़ा बहुत हमने इन्वॉल्वमेंट देखा है कि ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चंस में। एंड बिलीव मी बच्चों, मैं कम से कम आपके 2 से 3 लेक्चर और लेने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ जीपी के, सो दैट कि आपका कमांड जीपी में थोड़ा और अच्छा आ पाए। उसके बाद ही हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सारी की सारी चीजें करेंगे। टिल देन बच्चों, टिल देन आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है, बिकॉज दैट इज द की टू योर सक्सेस। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इसमें कमेंट करना अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, सो दैट कि उन्हें भी पता चल पाए कि किस तरीके से हमें अपना प्रिपरेशन आगे लेके जाना है। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।